हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी की अद्भुत प्रश्नोत्तरी कक्षा और एमसीक्यू के महायुद्ध में। तो जितने भी कर्मवीर श्रृंखला 2.0 के धीर वीर गंभीर योद्धाएं आए जल्दी कक्षा में और करते हैं क्लास की शुरुआत। आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम किसके बारे में भाई? जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे। स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करेंगे। और उससे रिलेटेड जो जितने भी तथ्य हो सकते हैं उनको कोशिश करेंगे समझने की। तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए, आप सारे महारथी। सबका स्वागत है, सारे सारे बच्चों का जो कक्षा में हैं, आप सभी बच्चों का स्वागत है भाई। अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही हो तो कमेंट कर दीजिए। स्वागत है आपका अंकुश, वर्णिका जी, मधु, याचिका जी, प्रियंका, सबका स्वागत है भाई। कैसे हैं आप सब? और बताएं कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? एक बार कमेंट कर दीजिए सब बच्चे, जो कक्षा में हो एक बार आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। स्वागत है भाई आपका ज्योति जी, नमस्कार। चलो बताओ कैसे हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई। देखिए, जर्नल साइंस के सवाल पूछे जाते हैं आपसे आपके एग्जामिनेशन में, तो ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। और कुछ भी पूछा जा सकता है भाई एग्जामिनेशन में। तो एग्जामिनेशन में तो कहीं से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एग्जामिनेशन जो होता है वो आप डिसाइड नहीं करते हैं, वो कोई और व्यक्ति डिसाइड करता है। बस आपको क्या करना है, हर एक सवाल का जवाब देना है और अपनी योग्यता हर मामले में सिद्ध करनी है और बस सिलेक्शन ले लेना है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए अब ये समझ लीजिए कि आपके पास छोड़ने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जैसे 9th में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे कि जो सिलेबस में आता था उसी को आप पढ़ते थे। अभी क्या है, बियॉन्ड द सिलेबस बहुत कुछ आता है कि नहीं? जो सिलेबस आपको कमीशन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो रिलीज किया जाएगा, वो ज़रूरी नहीं कि उसी में से सवाल आए। सिलेबस को देखना ज़रूर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना ज़रूर है, लेकिन उसके आसपास में भी आपको क्या है, पढ़ते रहना है। आपको ध्यान रखता है, ध्यान इन चीज़ों का विशेष रखना है, क्योंकि वो एक आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसके बियॉन्ड ऐसा नहीं कि वो नहीं जा सकता, तो ज़रूर जाएगा, अवश्य जाएगा और जाता ही जाता है। तो इसलिए आपको हर प्रकार से तैयार रहना है। ओके, चलिए इन्हीं चीज़ों के साथ में हम हमारी कक्षा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका भाई। नमस्ते अंजलि जी। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है 1। आप जवाब देंगे सारे बच्चे, फटाफट फटाफट से आंसर करेंगे। क्या है सही आंसर? जल्दी जल्दी आंसर करें सारे बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताना है आपको, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली जगह पर निर्भर करता है। क्या है सही आंसर? फटाफट से बताएं सभी बच्चे, जल्दी जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स डजेंट डिपेंड ऑन व्हाट? बताएं जल्दी से क्या है सही आंसर। गुरुत्वीय स्थिरांक, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, उनके द्रव्यमानों के योग और उनके बीच की दूरी। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सारे बच्चे आंसर करिए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कराएं क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए, अब जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके साथ में चर्चा करें, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, वो है गुरुत्वाकर्षण, यानी इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, या इसको कई बार हम लोग ग्रेविटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जब हम आपसे पूछे या कोई और पूछे आपसे, तो ये ग्रेविटेशन क्या है, ये ग्रेविटी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है क्या? तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि ये मान लीजिए हमारे पास में क्या है, अर्थ है। और अर्थ जो है, अब इसके हम लोग सेंटर पे जाएं, तो यहाँ पे मान लेते हैं, हम इसका सेंटर मान लेते हैं। तो ये जो अर्थ क्या करती है, जो भी पार्टिकुलर होगा या जो भी पार्टिकल होगा या कोई भी ऐसी वस्तु होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको क्या करेगी, ये अर्थ अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यानी कि यहाँ पे ये अपनी तरफ क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कहीं पे भी चल रहा होगा, उसको क्या करेगी, अपने केंद्र की तरफ ये आकर्षित करती है, उसको खींचती है। और उसी को क्या बोला जाता है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। यानी पृथ्वी क्या करती है,
हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक वस्तु को, हर एक पार्टिकल को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, और उसी बल को, उसी फोर्स को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कई जगह पे हम इसको ग्रेविटी कह देते हैं, कई जगह पे हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं। यानी ये अर्थ का क्या है? विशेष गुण है। बात समझ में आ रही है? अब इसके पीछे एक और हम इसको क्या कर सकते हैं, हम एक टर्म और एक इस्तेमाल कर लेते हैं, हम इसको सेंट्री फ्यूगल फोर्स के नाम से भी हम लोग इसको कई बार कह देते हैं। यानी ये क्या करता है? केंद्र से अपनी दूरी ऐसे ऐसे फेंकने का काम करता है ना, तो उसके नाम से भी हम कई बार जानते हैं इसको। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखें आप, अगर हम इसके सेंटर की बात करेंगे, ठीक है कि नहीं, अगर हम बात करेंगे किसके बारे में? अर्थ के केंद्र के बारे में, तो वहां पे जो जी का मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। केंद्र पे यानी अर्थ का जो सेंटर है वहां पे जी का मान यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या होता है? वो ध्यान रखना आपको 0 होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे यहाँ पे याद रखना है, इसकी हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मान होता है, जी का मान होता है, वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है कि नहीं? जी के मान में क्या आती है? गिरावट आती है। और ये सरफेस पे जो होता है, बेसिकली ध्यान रखना है, अर्थ का जो सरफेस की बात करेंगे, यहाँ पे इसका एक फिक्स मान होता है जिसको बोलते हैं 9.8, यहाँ सारे बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए, मीटर पर स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या होता है? इसका फिक्स मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखना है विशेष तौर पे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद होनी चाहिए। हाइट बढ़ेगी, क्या होगा? जी के मान में कमी आएगी, और एक निश्चित दूरी के बाद में फिर क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ही नहीं। जैसे हमने, आप सारे बच्चों ने अभी क्या देखा होगा, जो आदित्य L1 है उसके बारे में पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो आदित्य L1 है तो उसको हम लोग लैग्रांज पॉइंट 1 कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये वो जगह है, ये वो स्थान है जहाँ पे ना तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है और ना ही यहाँ पे सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, या सॉरी सूर्य का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे क्या है? जो भी हमने हमारा सैटेलाइट भेजा है आदित्य L1, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्थिर हो जाएगा, और वो क्या करेगा? अपनी जो ऑर्बिट है, अपनी जो कक्षा है, उसमें क्या करेगा? बिना किसी बाधा के, बिना किसी तकलीफ के चक्कर लगाता रहेगा, परिक्रमा देता रहेगा। बात समझ में आई? यानी कि वो अपनी ऑर्बिट में गिरेगा नहीं, है ना, अपनी जो कक्षा है उसमें चक्कर लगाता रहेगा, ना तो इधर आएगा ना उधर जाएगा। ठीक है? ना तो अर्थ की तरफ गिरेगा और ना ही सूर्य की तरफ गिरेगा। अब सवाल यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है, अब उसको पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच में, निकाय की जब हम बात करेंगे तो आप इनको क्या कर लीजिए? आप इनको पार्टिकल्स मान लीजिए, आप ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए, उनको पिंड मान लीजिए आप। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे किन चीजों पे निर्भर नहीं करता है। तो अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक, यानी जो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है, जो मैंने अभी उसका मान बताया आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे इस पर निर्भर करेगा बिल्कुल। यहाँ पे दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर मैं क्या मान लेता हूँ? यहाँ पे ये मास m1 मान लेता हूँ, और साथ ही साथ में मास क्या मान लेता हूँ? इसको 2 मान लेता हूँ। तो इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर, यानी इसके गुणनफल के बराबर ये करेगा ही करेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे इनके योग के बराबर नहीं होगा, यानी इनके एडिशन के बराबर नहीं होगा। और साथ ही साथ में इसकी दूरी, यानी अगर डिस्टेंस क्या होगा? ऊपर होगी, बढ़ेगी, तो उसमें क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आएगी। और अगर वो अर्थ की तरफ आएगा तो उसमें क्या होगा? उसमें ताकत लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो उसके मान में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे मास पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसका जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ फोर्स जो है, अर्थ का जो आकर्षण है वो ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है? और अर्थ के सरफेस पे आते आते वो क्या होने वाला है? स्थिर होने वाला है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिए सारे बच्चे। स्वागत है आपका भाई, भावना जी, निखिल जी, जय सिया राम। करिए अगले सवाल का जवाब दीजिए। आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण के साथ में क्या रिलेशन है, फटाफट से बताइए। मैग्नीट्यूड के साथ में आपको बताना है ग्रेविटी का रिलेशन क्या होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए, क्या है आंसर। आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण के
साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, बताएं, फटाफट से बताएं। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल यानी कि एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, साथ ही साथ में द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के अनुपात, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण और द्रव्यमान के अनुपात, और द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या है सही आंसर? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी बताएं क्या आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द मास एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है ज्यादातर का आंसर एकदम सही है, बढ़िया है। तो याद रखना है जब हम बात करेंगे किसके बारे में, एफ के बराबर में। अब यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या है, जी है, समझ लीजिए। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, फोर्स का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पे बात करी जा रही, तो आपको इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो उसका मास, ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो क्या होगा उसके अंदर एक्सीलरेशन होगा, उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो राइट आंसर इसका क्या है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल का आंसर करेंगे आप सारे बच्चे, जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। चलो पढ़ते हैं दोस्त, पढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। चलिए निखिल जी आप आंसर करिए सवालों के, है ना, कोट पैंट में कुछ नहीं रखा है, जो मिल जाए ठीक है, फाइन है, करिए आंसर करिए जल्दी से, क्या है आंसर। अरे भाई 2-4 दिन की और सर्दियां बची हुई तो फिर क्या है, थोड़ा पहन लेते हैं, उसके बाद में फिर क्या है इनको रख देंगे, है ना, पैक करके। करिए आंसर जल्दी से, क्या है आपको बताना है। गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यह ब्रह्मांड के सभी पिंडों पर लगता है। दूसरा, यह खगोलीय पिंडों के बीच एक प्रभावी बल है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे एक प्रभावी बल है, ओके, ये बल है। परमाणुओं के लिए बल नगण्य होता है। यह हमारे ब्रह्मांड में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है। क्या है आंसर, जल्दी जल्दी बताएं, ध्यान पूर्वक, गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सही सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको विचार पूर्वक जवाब देना है। चलिए देखिए, यहां पे जब आपसे ऐसा कोई सवाल पूछेगा तो आप कैसे जवाब दोगे, देखो, हाँ दिमाग लगा करके जवाब देना भैया। बेटा तू नहीं मानेगा क्या? के सुन के ही मानेगा? अरे अभी लाइव क्लास चल रही है यार, तो आ क्लास में आप फिर देखें। फिर बताएंगे क्या पहनेंगे। कैट वॉक करवा लो बेटा मेरी, तू यहाँ पे पढ़ तो है मत। चलो सुनो ध्यान से, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये क्या होगा, ये हर एक ऑब्जेक्ट पे, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन, अर्थ के अगर हम बात करेंगे यानी माँ पृथ्वी के अगर संपर्क में है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, उसकी रेंज में आता है, उन सब पे लगने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कोई डाउट नहीं, एक दो सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, दो पार्टिकल्स को, दो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ करके रखता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए भैया अपना आकर्षण बना करके रखें। बात समझ में आई? यानी मैं आप यहाँ पे जिस भी कमरे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, 4 दीवारें हैं, और अगर उन चारों में क्या नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा, है ना, आमने सामने की दीवार में क्या नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा। समझ में आ रही है? इधर आसपास की दोनों दीवारों में आकर्षण नहीं होगा, तो क्या है, ये भवन टिक नहीं पाएगा, ये छत जो है इसके ऊपर जो रखी हुई है वो टिक नहीं पाएगी। बात समझ में आई? तो क्या है, ये जरूरी बल होता है, आवश्यक बल होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, परमाणुओं की जब हम बात करेंगे, है ना, अगर हम बात करेंगे एटम्स के बारे में, तो ये क्या होता है, ये नेग्लिजिबल होता है। बात समझ में आई? यहाँ पे सभी क्या, सारे पार्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो उन सारे पार्टिकल्स का जो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे
युग्मों की अगर हम बात करेंगे तो एक जैसा नहीं होता है, सबके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, डिपेंड ऑन इट्स मास, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। अभी तो बताया था आपको, इससे पीछे की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस किस पे निर्भर करेगा, एक तो इसके स्थिरांक पे, द्रव्यमानों के, और साथ ही साथ में यहाँ पे ध्यान रखना है इसके डिस्टेंस, उसकी दूरी पे। तो सब कुछ बताया था आपको, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, दीजिए आंसर। क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसके भार में या उसके वेट में क्या परिवर्तन आता है, जल्दी बताएं क्या है आंसर। दक्षिणी ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है, बढ़ता है, घट जाता है, समान रहता है, क्या है सही आंसर। When a body is moved from the equator to the north and the south pole, its weight, क्या फर्क पड़ता है इसके वेट पर, इंक्रीज एट द साउथ पोल एंड डिक्रीज एट द नॉर्थ पोल, इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स द सेम, क्या है सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताएं। चलिए जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है जरा देख लेते हैं उनका आंसर क्या है। देखो यहाँ पे है, जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी पार्टिकल को, किसी बॉडी को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर हम विषुवत रेखा से, इक्वेटर से क्या करेंगे, नॉर्थ, और अगर हम क्या करेंगे साउथ पोल पे अगर लेकर के जाते हैं तो उनके वेट में वृद्धि होती है। बात समझ में आई, बढ़ेगा भाई, अभी बताया था ना। इक्वेटर से अगर आप उसको क्या करोगे, ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या होगा, उसके मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। बात समझ में आ रही है, समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यू गेट माय पॉइंट और नॉट। चलिए यहाँ पे जब हम उसके जब भी किसी बॉडी को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाता है तो उसका भार जो होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सही आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, जल्दी बताएं। सेंटर पर कितना होता है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, कितना होगा, कमेंट कीजिए। हाफ द वेट ऑन द अर्थ सरफेस, 0, ट्वाइस वेट ऑन द सरफेस, और अनलिमिटेड, क्या है सही आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना है किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। अभी हमने बताया था, यहाँ पे अगर हम चर्चा करें आपके साथ में बात करें तो अर्थ के अगर हम सेंटर पे जाएंगे, है ना, तो सेंटर पे क्या होता है भाई, सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग मान के चलिए कितना है, 6400 किमी। सेंटर पे, सेंटर की जब हम बात करेंगे तो अर्थ का जो सेंटर है वो कितना है, यानी कि यहाँ पे आप ये अर्थ मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ से आप चलना स्टार्ट कीजिए, ये है आपके पास में, तो यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे, ये वाला है ना, तो यहाँ पे लगभग ये कितना है, ये 6400 किलोमीटर का है ना, 63 और यहाँ पे 6371 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट है। तो अगर आप इधर पहुंच जाते हो, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग क्या रहा है, रिसर्च का पॉइंट रहा है, रिसर्चर्स जो है यही जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो पहुंच नहीं पाते हैं। टेम्परेचर यहाँ का लगभग कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ना, तो यहाँ पे क्या है वो पहुंच नहीं पाते। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो अगर किसी हम पार्टिकल की बात करेंगे, किसी बॉडी की बात करेंगे तो उसका जो वेट होगा, ठीक है, उसका जो वजन होगा वो कैसा होगा, 0 होगा, 0 होगा। ओके, तो राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से जवाब दीजिए क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, किसी पहाड़ी के शिखर पर एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार की तुलना में कम होता है यद्यपि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यहां पे ये स्टेटमेंट देख लो, ध्यान से देख लेना भाई। सेकंड स्टेटमेंट,
गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई के साथ घटता जाता है। फटाफट फटाफट से बताइए क्या है सही आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे आप। जल्दी जल्दी बताइएगा क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है, राइट आंसर है ए। अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पे कोई भी अगर मान लेते हैं हम पहाड़ी के शिखर की बात करेंगे, पहाड़ी के शिखर पर अगर मान लेते हैं उसके पीक पर अगर कोई वस्तु है तो यहाँ पे उसका जो वजन होगा वो क्या होगा, अर्थ पे या पृथ्वी पे उसके वजन की तुलना में क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही उसकी, क्योंकि हाइट जो बढ़ेगी तो उसमें हाइट बढ़ने के साथ में क्या होता है, समझिएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, आकर्षण जो फोर्स लगता है, आकर्षण जो बल अर्थ का लगता है उसमें कमी आती है। एक्सेलरेशन जो होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसमें क्या आती है, कमी आती है। तो राइट आंसर ए। दोनों दोनों सही जवाब है, बढ़िया आंसर दिया है सबने। अगले सवाल का आंसर करो क्या है सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए फटाफट से। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। सभी बच्चे आंसर करिए जल्दी से। आपको बताना है चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है, उसकी वजह क्या है। सभी आंसर करें जल्दी से। यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्या है सही जवाब। सही आंसर करिए जल्दी से, क्या है सही आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर करिए। व्हाट इज द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ एटमोस्फेयर ऑन द मून। बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका आंसर सही है। क्या बात है, ऐसा तो नहीं है भाई, ये आपने पढ़ा है ना सबने, 9वीं और 10वीं के फिजिक्स में है ये सब, है ना। देखो आप यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, ये कह रहा है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे कोई भी गैस किसी भी प्लेनेट पे ठहर पाएगी, रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी, वो उसके निर्भर करेगा किसके ऊपर, उसके पलायन वेग पर, यानी उसकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसके ऊपर क्या करेगा, ये निर्भर करेगा। यहाँ पे जब हम बात करेंगे अर्थ के बारे में, तो अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे तो अर्थ के यहाँ पे क्या है, इसका पलायन वेग होता है 11.2, यहाँ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में हमारे यहाँ पे इसका जो पलायन वेग की बात करेंगे हम लोग तो वो कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे escape वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो ये escape जो वेलोसिटी होता है उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2gm/r। अब ये 2gm/r जो है बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, v मतलब क्या होता है, v को मतलब बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी, है ना, इसको वेग बोलते हैं, समझ में आ रही है। ई का मतलब क्या होता है, एस्केप, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पे इस वी का मतलब क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी होता है, पलायन वेग बोलते हैं आप इसको। इसके अलावा की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक आपको सामने दिखाई दे रहा है जी, ठीक है कि नहीं। जी का जब हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, उसका एक फिक्स मान होता है, इसकी फिक्स क्या होती है, वैल्यू होती है, जो आपको याद होनी चाहिए, गिवन रहती है हर जगह पे, समझ में आ रही है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये लगभग लगभग आपका कितना होता है, आई थिंक 6.6 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे ये लगभग 6 के आसपास के रहता है। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे तो रेडियस के बारे में, या नहीं नहीं यहाँ पे ये माइनस में है भाई,
ये देखिएगा, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, 6.6 या 6.4 के आसपास है, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर और स्क्वायर अपॉन के किलोग्राम स्क्वायर ना। तो यहाँ पे ये लगभग इसका देख लीजिएगा। इधर अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, मून के बारे में, ठीक है कि नहीं, तो मून का जो मास होता है बेसिकली वो होगा आपका, ये बैठेगा लगभग आपका, एक बार देख लीजिएगा आप उधर कंफर्म करके, 7.6 इंटू 10⁻22 यहाँ पे केजी के आसपास बैठेगा। और इधर हम अगर रेडियस की बात करेंगे तो ये कितनी है, 1.75 इंटू 10⁻6 यहाँ पे मीटर के आसपास। और जब आप ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो वो निकल करके आता है लगभग आपका ये 2.38 यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास निकल करके आता है। यानी कि ये कितना है, 2.4 से कम है, लेस है। अब जब ये 2.4 से क्या है, लेस है, कम है, तो ओबियसली बात है अब वो क्या नहीं कर पाएगा, यहाँ पे जो भी गैस होगी वो जो चंद्रमा है उसके एटमॉस्फेयर में, उसका जो वायुमंडल है उसमें रुक नहीं पाएगी, ठहर नहीं पाएगी। बात समझ में आई। और हमारे यहाँ पे क्यों ठहर जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पलायन वेग का मान होता है हमने बताया कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है, गैसें न केवल ठहरती हैं बल्कि बहुत आराम करती हैं ना, रिलैक्स रहती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे क्या है, इनकी वैल्यू दे के रखी हुई होती है ना, जी की, आर की, इन सब की वैल्यू क्या है, दे करके रखी हुई होती है। तो इसलिए आप आराम से उसमें क्या करेंगे, आप इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, करिए आंसर, क्या है सही जवाब। क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसको उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्या है सही आंसर, सही आंसर बताइए क्या है फटाफट। चलिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे, कोई भी अगर मान लेते हैं, कोई भी अगर पार्टिकल है या प्लेनेट है, अगर वो क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, कोई अगर ये सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो वो भी क्या कर रहा है, अगर अर्थ के चारों ओर क्या लगा रहा है, परिक्रमा लगा रहा है, तो अगर ये क्या नहीं, ये अर्थ की तरफ आकर के गिर नहीं रहा है, इसका कारण क्या है, या अंतरिक्ष में नहीं जा रहा है, इसका कारण क्या है कि उसको स्पीड के लिए, उसकी गति के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ से जरूरी एक्सेलरेशन जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। इस वजह से क्या है, वो अपनी कक्षा में बना रहता है और अंदर धंसता नहीं है, गिरता नहीं है। ओके, तो राइट आंसर इसका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है सही आंसर, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा, फटाफट से बताइए। पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होता है, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब अगर छोड़ा जाता है तो वो पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गिरेगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। क्या है आंसर, फटाफट से बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है, आप सारे बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। अभी जस्ट पहले ही हमने आपको उसके बारे में बताया है, तो सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, इसका सही आंसर दे सकते हैं। फटाफट से मुझे जल्दी बताएं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, सबका आंसर सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। अभी तो बताया था आपको भाई, देखिए यहाँ पे ये क्या है, अगर आप क्या करेंगे, अंतरिक्ष यान से किसी स्पेस शटल से क्या करोगे, किसी एक एप्पल को क्या करोगे आप, जो कि क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, समझ में आ रही है। तो चक्कर क्या कर रहा होगा, वो
वो अपनी ध्रुवी पे क्या होगा, घूम रहा होगा, क्योंकि वो गिरेगा नहीं। वजह क्या है, क्योंकि उसको आवश्यक एक्सीलरेशन मिल रहा है अर्थ की तरफ से। तो सीधी सिंपल सी बात क्या है, वो जो भी एप्पल है वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से क्या होगा, गतिमान होता रहेगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अभी तो बताया था, जस्ट आपसे गलती हो रही है। अभी फर्स्ट बताया था, देखो ना, ये इधर आपको ये क्वेश्चन बताया तो था। यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह कोई क्या है, आर्टिफिशियल, अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, प्लेनेट के बारे में, या हम सैटेलाइट की बात करेंगे, तो ये जो सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह है, बेसिकली वो क्यों गिरता नहीं है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि उसको क्या दिया जा रहा है, यहाँ से आवश्यक त्वरण दिया जा रहा है, यानी आवश्यक जरूरी उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है अर्थ की तरफ से, और इसलिए वो क्या है, गिर नहीं रहा है। स्थिर होकर के क्या कर रहा है, वो लगातार चक्कर लगा रहा है अपनी कक्षा में, अपनी ऑर्बिट में। यही यहाँ पे सवाल की जब हम बात करेंगे, तो कोई अंतरिक्ष यानी कोई स्पेस शटल है, वो भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो अब यहाँ पे जरा बताइए, अगर उससे एक एप्पल को क्या कर दिया जाता है, छोड़ा जाता है, तो क्या होगा उसके साथ में? भाई उसी गति से, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से, उसी स्पीड से वो क्या रहेगा, गतिमान रहेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आज का अंतिम क्वेश्चन, फटाफट से बताएं, आगे बढ़े। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य हो सकता है, बताएं। यह अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है, यह स्थिर रहता है, यह स्प्रिंग पैमाने के उपयोग से मापा जा सकता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है। जल्दी बताएं क्या होता है सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के, अगर हम मास की बात करें, उसके द्रव्यमान की बात करें, तो जरा बताएं क्या सही है इसके बारे में। यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। इसका भी अगर आंसर गलत दिया तो फिर तो भैया मुश्किल है। इसका मतलब या तो आपको समस्या है, या फिर मैं आपको सही से बात कन्वे नहीं कर पा रहा हूं। रे बाप रे, ओहो हो। अरे पीयूष मिश्रा, ये बताओ, तुम्हारा वजन दिल्ली आकर के 50 केजी हो जाता है और उत्तराखंड जाकर के 100 केजी हो जाता है क्या? आदमी कैसा जवाब दे रहा है यार? ये जिसने भी ये आंसर दिया है, सोच के बताओ, ऐसा होता है क्या? कि नहीं, उत्तराखंड जाते ही आपका वजन जो हो जाता है वो 150 केजी हो जाता है, और दिल्ली में आते ही आपका वजन 60 केजी हो जाता है, ऐसा होता है क्या? देखो कौन को सबके आंसर ऐसे आ रहे हैं। अबे भाई, पीके तो नहीं आए हो तुम पे? सस्ता वस्ता नशा करते हो मेरे को, मुझे तो ऐसा लग रहा है यार। सारे सारे सस्ता नशा करते हो तुम लोग, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अरे कितने सिंपल से क्वेश्चन है यार ये। सब मुझे लगता है कि भाई तुम लोग जरा सोच समझ करके जवाब दिया करो यार। देखो लोग डिलीट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, वाओ नाइस। पढ़ो भाई पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। द्रव्यमान जो होता है वस्तु का, ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो स्थिर रहता है। बात समझ में आ रही है? कैसा रहता है? स्थिर रहता है, नहीं बदलता है। ऐसे तोड़ना होता है कि तुम यहाँ इंडिया में 150 केजी के और अमेरिका में जाकर के 100 केजी के हो जाओगे। बात समझ में आई? नो, नॉट एट ऑल। वजन तोड़ना बदलता है भाई, मास में क्या अंतर आता है? सिर्फ ये तब होता है जब आप ऊपर जाएंगे। बात समझ में आई? ऊपर मतलब ग्रेविटेशन फोर्स से ऊपर जाते हो, तो उसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से क्या होता है, कमी आती है, अन्यथा और कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आई? राइट आंसर इज बी। तो जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है, सही जवाब है बी उनका, और जिन्होंने नहीं दिया है, थिंक अबाउट इट। ओके, तो आज के थे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस के। इनको फिर से जाकर के एक बार देखिएगा, और प्लीज़ पढ़ो इसको ना, थोड़ा कुछ गड़बड़ है आपको, तो इसको ढंग से पढ़िएगा। बाकी कल मिलेंगे शाम वही 7:15 बजे नए क्वेश्चंस के साथ में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जरूर करते रहें। जय हिंद।